हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करने लगे हैं रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन की। इसमें हमने जो भी रेफरेंस देंगे, किसका देंगे, आईसीएस स्टडी मटेरियल का पेज नंबर का। हैंड रिटन नोट्स जो भी मैं आपके सामने खोलूंगा, आपने लिखने या पॉज करके लिख सकते हो, पुराने स्टूडेंट हैं तो लिखे ही होंगे इसमें। उसके अलावा इस वीडियो को लास्ट मोमेंट पे देखने के लिए आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, पर ये मेन लेक्चर्स को सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन। सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन जो इसका था वो क्या बोलता है हमारा, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। टैक्स किस में होएगा, इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जनरल प्रोविजन यही है। ईयर ऑफ टैक्स कौन सा होता है, ईयर ऑफ ट्रांसफर। इसमें हमने दो वर्ड्स पे फोकस करा था, ट्रांसफर और कैपिटल। अगर कैपिटल एसेट है तो ही कैपिटल गेन लगेगा, और अगर वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया है तो ही कैपिटल गेन लगेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले किसकी डेफिनेशन पढ़ी, कैपिटल एसेट की। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, पेज 3.366 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल। तो वो खोलो आप पहले, तो ये खोल लिया सबने। तो उसमें क्या कहता है प्रॉपर्टी, ये चार्ट दिया हुआ है ना पूरा 3.366 में। वो कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड का मतलब लिख लो, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर टेंजेबल और इनटेंजेबल, वो सब इधर आएगा ही आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी में एक और चीज करी थी हमने, प्रॉपर्टी इंक्लूड राइट इन एन इंडियन कंपनी ऑल्सो। कि अगर किसी फॉरेन कंपनी के पास इंडियन कंपनी के शेयर हैं और कल को कोई उस फॉरेन कंपनी को खरीद लेता है, वोडाफोन हच वाला एग्जांपल हमने क्लास में करा था, तो उसकी एग्जांपल के लिए प्रॉपर्टी के साथ भी लिख लो, सी नोट ऑन पेज 3.365। और एनी काइंड के साथ भी लिख लेना, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर टेंजेबल और इनटेंजेबल। ये क्यों चार्ट दिखा रहे हैं, चार्ट ही सेल्फ सफिशिएंट हम बना देंगे ताकि आपको इसको पढ़ो तो एक बारी के लिए क्विक रिवीजन हो जाए आपकी। सी नोट ऑन पेज 3.365, वो कौन सा नोट की बात कर रहा हूँ, ये वाले नोट की बात कर रहा हूँ, इससे जस्ट ऊपर वाले पेज पे। प्रॉपर्टी इंक्लूड एंड शैल डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी राइट और इन रिलेशन टू द इंडियन कंपनी। क्लियर है, आगे बढ़ लो इसके। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड तो होगी, लेकिन ये कौन सी चीजें एक्सक्लूड करता है, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, क्यों, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब क्यों एक्सक्लूड करता है, क्योंकि इनको बेचेंगे तो इनकम कहाँ जाएगी, बिजनेस हेड में जाएगी। स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हैं तो कैपिटल गेन में थोड़ी आएगी। या मेरे पर्सनल इफेक्ट्स जो हैं, पर्सनल इफेक्ट्स कौन से वाले, सिर्फ मूवेबल की बात करी है। इमूवेबल, क्योंकि अगर घर रह रहा हूँ वो भी मेरा पर्सनल है, पर वो इमूवेबल है, वो नहीं एक्सक्लूड करा। पर्सनल कौन से, सिर्फ मूवेबल वाली चीजें एक्सक्लूड करी हैं। और कौन सी चीज एक्सक्लूड कर दी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और क्या चीज एक्सक्लूड कर दी, इसको हम पढ़ते हैं बॉन्ड्स, इतने सारे ये बॉन्ड्स। ये क्या है, ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दी है। कौन कौन सी चीजें, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और ये बॉन्ड्स। ठीक है, पर अब क्वेश्चन आता है सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो हमें क्या पता ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसके लिए हम क्या देखते थे, डिस्टेंस, पॉपुलेशन एंड डिस्टेंस। तो वो हमने कहाँ पढ़ा था, पॉपुलेशन एंड डिस्टेंस, यहाँ लिख लो इसी के साथ, ताकि कभी रेफर करना है चार्ट में, रेफर पेज 3.364 प्लस एग्जाम्पल ऑन पेज 3.364। क्लियर है, 3.364 पे आ जाओ। क्या हमने ये लिमिट्स पढ़ी थी, ये क्या पढ़ा था कि किसी भी एरिया को हम अर्बन एरिया कब बोल लेंगे, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर आ रहा है, प्लस उसकी पॉपुलेशन भी 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। मींस अगर किसी की भी पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से कम है तो वो कभी भी अर्बन नहीं है, वो हमेशा रूरल में आई जाएगा। अब किसी की पॉपुलेशन तो 10,000 से ज्यादा है, तो और वो म्यूनिसिपल के अंडर भी आता है, म्यूनिसिपल कमिटी के अंदर, तो ये अर्बन एरिया हो गया। पर इसके साथ लगता एरिया भी अर्बन हो सकता है ना, जैसे वो अर्बन नहीं है पर कहते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम उसको रूरल भी नहीं मानेंगे। तो अगर रूरल नहीं मानेंगे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। तो कितना एरिया, कहते हैं अगर तो इसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, किसकी बात कर रहे हैं, अर्बन एरिया की, लेकिन 1 लाख से कम है, तो इस जहां ये खत्म होता था अर्बन एरिया, उसके 2 किलोमीटर तक भी क्या कहलाएगा, अर्बन एरिया ही, रूरल एरिया नहीं होएगा। और अगर इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, इसकी मीन्स अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो जहां ये अर्बन एरिया खत्म हुआ
उसके 6 किलोमीटर तक भी रूरल एरिया तो नहीं कहला सकता, क्योंकि कहते हैं उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। और अगर इस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो इसके 8 किलोमीटर तक रूरल एरिया नहीं कहलाएगा। रूरल नहीं कहलाएगा तो एग्जैक्ट रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होएगा। इसके साथ आप क्या देख सकते हो, ये एग्जांपल भी देख सकते हो, समझ आ जाएगा जो हमने क्लास में भी करा था। फिर से आगे बढ़े, 4 चीजें क्या एक्सक्लूड होती थी, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और बॉन्ड। लेकिन कौन से पर्सनल एसेट्स थे जो फिर भी एक्सक्लूड नहीं होते थे, जिनकी वैल्यू बढ़ती है, जिनकी वैल्यू जनरली बढ़ती है। किस किस की वैल्यू बढ़ती है, ज्वेलरी की, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस की, ड्राइंग्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट की। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मीन पुराने सिक्के वगैरह, ड्राइंग पेंटिंग्स मीन एम.एस. हुसैन साहब की कोई पेंटिंग हो जाए या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो जाए। तो ज्वेलरी क्या सिर्फ जो मैं गले में ज्वेलरी डालता हूँ वो है, नहीं भैया, कहीं भी सोना, मैंने अगर सोफे में भी स्टोन चढ़ा दिया तो वो भी ज्वेलरी है। मैंने दो मेटल्स को मिक्स करके कोई अलॉय बना लिया, वो भी ज्वेलरी है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिख लो यहाँ पे ज्वेलरी के साथ, रेफर पेज नंबर 3.364। यहाँ ज्वेलरी में सिर्फ ज्वेलरी नहीं आती, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है वो भी ज्वेलरी है। गोल्ड, गोल्ड के बर्तन क्या ज्वेलरी है, ज्वेलरी है। सिल्वर के बर्तन टेक्निकली होना चाहिए, पर ना इंडिया में पुराने जमाने में लोग कहते हैं हम तो सिल्वर के बर्तन में खाते थे, इसका केस लॉ हुआ तो कहते हैं सिल्वर के बर्तन ज्वेलरी में नहीं आ रहे। ठीक है, आप भी देखो घरों में, आप कई बारी जब कोई पूजा हमने करनी होती है चांदी की चीजें हम निकाल लेते हैं, कहते हैं वो इंडिया में ट्रेडिशन है। पर गोल्ड के बर्तन तो ज्वेलरी है ही नहीं, सिल्वर के बर्तन नहीं है। ये केस लॉ हुआ, उसके बाद से ये डिसाइड हो गया। 363 है, हाँ सॉरी बच्चे, यहाँ पे ये ठीक कर लो, पेज 3.363, 3.363। ठीक है, अब आगे बढ़ ले। हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कर ली, पर कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होएगा तो ही तो कैपिटल गेन लगेगा। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन 3.361 पे, 3.371 पे आ जाओ। वो जो हैंड रिटन चार्ट है वो आप कभी भी नोट कर सकते हो। ट्रांसफर की डेफिनेशन, दो ही वर्ड पे फोकस करना था ना हमने, कैपिटल गेन और ट्रांसफर। अब ट्रांसफर की डेफिनेशन के लिए आ जाओ पेज नंबर 3.371 पे। तो ट्रांसफर क्या कह रहा है, सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिंग, मतलब रेलिंग्विश एक्सटिंग्विश मेरे से चले ही गए, खत्म हो गए, या कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। और जब कैपिटल एसेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक इन ट्रेड में, दी ओनर ऑफ कैपिटल एसेट में कन्वर्ट दी सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड। या जीरो कूपन बॉन्ड जब क्या हो जाते हैं, रिडेम्पशन हो जाते हैं, मैच्योरिटी हो जाती है, तो उसको भी हम ट्रांसफर बोल देते हैं। या पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस मैंने किसी से घर खरीदा, उसको सारे पैसे दे दिए पर उसने मेरे नाम अभी रजिस्ट्री नहीं कराई। या लास्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी से घर खरीद लिया, मैं मेंबर हूँ, उसने मुझे घर ट्रांसफर कर दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए, पर घर मेरे नाम नहीं चढ़ता क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही रहता है। तो ये हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी। अच्छा, कैपिटल गेन में एक मिनट खोलना 3.365 पेज, फिर से कैपिटल गेन वाला चार्ट। इधर हमने एक ये चीज रह गई हमारी, एक कहते हैं और क्या होता है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी एज पर सेबी रेगुलेशंस। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैपिटल गेन में देसी भाषा में मेरी कौन सी इनकम जाती है, इन्वेस्टमेंट की। एक ही इनकम, अगर सपोज मेरा ज्वेलरी है, मेरे पास ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट रखी है, बेचूंगा कैपिटल गेन आ जाएगी। पर मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ तो कल को ज्वेलरी उसमें बेचूंगा, मेरी स्टॉक इन ट्रेड है, बिजनेस इनकम में जाएगी। ऐसी शेयर्स में क्या होता है, अगर तो मैंने शेयर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है तो मेरी इनकम किस में जाएगी, कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट। अगर मैं शेयर्स की हर रोज ट्रेडिंग करता हूँ बिजनेस पर्पज से तो बिजनेस प्रोफेशन में। पर कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, FII के लिए, तो जो वो सिक्योरिटी करते हैं वो हमेशा ही उनकी इनकम किस में जाएगी, कैपिटल एसेट में जाएगी। कैपिटल गेन उसमें लगेगा ही लगेगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन करते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या कर लिया, ट्रांसफर की डेफिनेशन भी कर ली और कैपिटल गेन की डेफिनेशन भी कर ली है हमने। तो लेकिन हमने क्या पढ़ा था, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिख दी जो ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। मतलब अगर ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है तो ट्रांसफर नहीं हुई, और अगर ट्रांसफर नहीं हुई तो उनपे कभी कैपिटल गेन नहीं लग सकता। ये करी थी हमने कौन सी, कितनी ट्रांजेक्शन्स करी थी अगर याद हो, 15 ट्रांजेक्शन्स करी थी। हैंड रिटन चार्ट खोल लें, बाकी आपने रेफर करना है पेज 3.453 ICS स्टडी मॉड्यूल का कर सकते हो।
एक बारी के लिए हम ये नीचे हैंड रिटन चार्ट देख रहे हैं। इसका सेक्शन था 47, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, दिस वाज सेक्शन 47। ये कौन सा था, चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, 45। हम नीचे एक मिनट हैंड रिटन के ही आ जाओ। 47 15 पॉइंट थे इसमें, 15 पॉइंट्स हम देखने लगे कौन कौन से थे। फर्स्ट पॉइंट था टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ ने अपने मेंबर्स के नाम अगर एसेट ट्रांसफर कर दिया तो वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो एचयूएफ को कैपिटल गेन नहीं लगेगा। या गिफ्ट, विल और एन इररेवोकेबल ट्रस्ट, मतलब कि फादर साहब ने, हमने एग्जांपल लिया था धीरू भाई अंबानी ने अगर अपने बच्चे को गिफ्ट दे दिया तो धीरू भाई अंबानी पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो गिफ्ट करा वो कैपिटल एसेट तो था पर ट्रांसफर से बाहर ही कर दिया। अगर तो गिफ्ट जिंदा रहते कुछ ट्रांसफर करते उसको गिफ्ट बोलते हैं, मरने के बाद कोई चीज ट्रांसफर होती है उसको विल बोलते हैं। क्लियर है? इसका एग्जांपल देखना है, चार्ट में ही लिखा हुआ है, देख भी सकते हो, इलस्ट्रेशन 5 ऑन पेज 3.384। थर्ड पॉइंट क्या करा था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी। एक तो याद रखना सब्सिडरी वैसे कब होती है जब 51% से ज्यादा शेयर्स ले रहे हो, पर इसमें सब्सिडरी नहीं लिखा, वर्ड पे फोकस रखना, होली लिखा है। होली का मतलब होल्डिंग कंपनी उस कंपनी के 100% शेयर करती थी तो ही ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। अगर यहाँ सपोज 90% भी करते हो तो एसेट तो ट्रांसफर कर सकते हो पर वो कैपिटल गेन उस पर लग जाएगा। क्लियर है? और ये भी बोला था जिस कंपनी को एसेट मिल रहे हैं, जिसको भी एसेट मिल रहे हैं, अभी नीचे भी जो पॉइंट करेंगे उसको क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी। इसमें किसको एसेट मिल रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी को, तो सब्सिडरी शुड बी इंडियन। एग्जांपल हमने क्लास में क्या करा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी रिलायंस पेट्रोकेमिकल को कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया तो उस पर कैपिटल गेन किसको नहीं लगेगा, पेट्रोकेमिकल को थोड़ी टैक्स लगना है, टैक्स तो उसको लग सकता था जो एसेट ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर कौन कर रहा है, होल्डिंग कंपनी। लग सकता था होल्डिंग कंपनी को कैपिटल गेन पर नहीं लगेगा, लेकिन कल को ये सब्सिडरी कंपनी जब एसेट बेचेगी तो इसको तो टैक्स लग जाए। कल को जब ये सब्सिडरी कंपनी, अच्छा कल को ये सब्सिडरी कंपनी एसेट बेचेगी इसको टैक्स लग जाएगा। टैक्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसिव नेट सेल कंसिडरेशन, फिर क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल के लिए कॉस्ट क्या लेते थे, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की थी। ये कौन से सेक्शन में पढ़ा था, 49। अभी पढ़ते हैं उसको भी दोबारा। अभी हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, 47। उसमें क्या पढ़ रहे हैं, सर्टेन ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। 15 पॉइंट थे इसके, 15 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट है टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। सेकंड पॉइंट क्या है, गिफ्ट, विल और एन इररेवोकेबल ट्रस्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी। उल्टा भी तो हो सकता है, सब्सिडरी भी तो होल्डिंग को कर सकती है, पर कंडीशन वही है 100% होल्डिंग होनी चाहिए और जिसको एसेट मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इसमें एसेट मिल रहा है होल्डिंग कंपनी को तो होल्डिंग शुड बी इंडियन। फिर आ जाओ अमेल्गमेशन, होल्डिंग इंडियन, जिसको एसेट मिल रहा है वो होनी चाहिए, जिसको मिल रहा है। मैंने इसीलिए बारी बारी ये वर्डिंग पे फोकस करा है। फिर आ जाओ अमेल्गमेशन। अमेल्गमेशन क्या होता है, दो कंपनियां मिलके एक कंपनी मिल जाए या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले। पर अमेल्गमेशन हम कब मानते हैं होगी, अगर जब दो कंपनी अमेल्गमेट हो रही है या एक कंपनी दूसरे से टेक ओवर हो रही है। जौन सी भी कंपनी टेक ओवर हो रही है या दो कंपनी मिलकर अगर एक कंपनी बना रही है तो दोनों कंपनी के 3/4 शेयर्स इन वैल्यू नॉट नंबर, शेयर्स इन वैल्यू, वो किसमें, अमेल्गमेटिंग कंपनी के जो 3/4 शेयर थे किसके शेयर होल्डर बन जाने चाहिए, अमेल्गमेटेड। अमेल्गमेटेड कौन सी होती है, जो नई कंपनी बनती है। अमेल्गमेटिंग कौन सी, जो एक में दूसरे में जाके मिल रही है। हमने एग्जांपल लिया था स्विगी जोमेटो मिलके क्या बन गई, अमेल्गमेटेड स्विगेटो बन गई। स्विगी और जोमेटो अमेल्गमेशन के प्रोसेस से स्विगेटो बन गई। तो जो नई कंपनी स्विगेटो बनी उसको क्या बोलते हैं, अमेल्गमेटेड, और जो कंपनीज मर्ज होगी उनको बोलते हैं अमेल्गमेटेड। तो 3/4 शेयर्स इन वैल्यू in amalgamating company should become shareholders of amalgamated, or all the properties and liabilities of the amalgamating company should become the properties and liabilities of the amalgamated company immediately before amalgamation। तो ही हम कहेंगे amalgamation होगी। amalgamation में भी जो एसेट ट्रांसफर होते हैं उस पर ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। क्लियर है इसको? चलो, और कौन सी कंपनी को इंडियन कंपनी होना है, जिसको एसेट मिल रहे हैं यानी कि अमेल्गमेटेड कंपनी। ठीक है जी। उल्टा क्या होता है अमेल्गमेशन का, उल्टा डीमर्जर, एक कंपनी टूट के दो कंपनी में बन गई। सपोज टाटा टूट के तनिष्क और टाइटन दो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड जिसको एसेट मिल रहा है वो क्या होनी चाहिए,
इंडियन कंपनी होनी चाहिए। क्लियर है? और इसको डीमर्जर के प्रोसेस में भी वही है, 3/4 शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी शुड बिकम शेयर्स इन दी रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी किसको बोलते हैं? जो नई कंपनी बनी है। एंड ऑल दी प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डीमर्जर इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर शुड बिकम प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। और रिजल्टिंग कंपनी क्या करेगी? डीमर्ज कंपनी को शेयर भी तो इशू करेगी। जो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर होल्डर्स को अपने शेयर भी तो इशू करेगी। पर अगर तनिष्क खुद टाटा का शेयर होल्डर था तो अपने आप को थोड़ी शेयर इशू करेगी। तो बस यही वो वर्डिंग यहाँ लिखी है। 7th पॉइंट क्या था? ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इन स्कीम ऑफ डीमर्जर। अब रिजल्टिंग कंपनी ने जो शेयर इशू कर दिए वो भी तो ट्रांसफर करे, पर वो ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। क्लियर है? फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। ये अमेलगमेशन हुई थी। अमेलगमेशन में अब स्विगी के शेयर होल्डर्स से उनके शेयर चले गए तो ट्रांसफर हो गया ना, क्योंकि शेयर कैपिटल एसेट है। तो कहते हैं शेयर होल्डर्स पे भी नहीं टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन से ही बाहर है। दो की 5th पॉइंट और ये वाले पॉइंट में क्या फर्क है? 5th पॉइंट में स्विगी अपने एसेट दे रहा था, और जो ये वाला पॉइंट कर रहे हैं हम, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर, इसमें शेयर होल्डर अपने शेयर दे रहा है। दोनों ही ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। इसकी इलस्ट्रेशन भी देखनी हो, आप ये वाली इलस्ट्रेशन देख सकते हो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। हमने कहा था ब्रेटली ने ओबामा को किसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी, लेकिन कहां करी? इंडिया से बाहर ही करी। और ब्रेटली भी नॉन रेजिडेंट था, ओबामा भी नॉन रेजिडेंट था। प्रोवाइडेड बीच में क्या होना चाहिए? एक इंटरमीडिएरी होना चाहिए जो इस सिक्योरिटीज को सेटल कराए। और ये सिक्योरिटीज पे क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे एक पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मींस गवर्नमेंट के बॉन्ड डिबेंचर उस पे, क्योंकि जिसपे गवर्नमेंट पीरियोडिकली इंटरेस्ट देती रहती है कुछ। फिर क्या करा था हमने? रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय एन इंडिविजुअल। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जो गोल्ड बॉन्ड जब वो रिडीम हो जाते हैं उसको भी ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर ही कर दिया। फिर कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव और वाइस वर्सा। फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब किसकी डेफिनेशन से बाहर है? ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। फिर पॉइंट्स 12 to 15 के लिए आपको कहा था पेज नंबर 3.382 तो 3.384 रेफर कर सकते हो। पॉइंट 12 अगर याद हो क्या था? नहीं, पॉइंट 12 था कि अगर मेरे पास कोई पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, पुरानी चीजें मीन्स मेरे पास सपोज गांधी जी का चश्मा पड़ा है, वो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट म्यूजियम में दे आता हूँ, तो वो टेक्निकली तो मेरे एसेट चलेगा क्योंकि वो एक वैल्यू का था। पर गवर्नमेंट कहती उस पर भी ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर हो गया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कोई भी बुक, कोई भी मेरे पास पुरानी ड्राइंग पड़ी थी वो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज हुई है, पॉइंट 12 आप पढ़ सकते हो इन पेज पर जाकर। और पॉइंट 13 क्या था? ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। वो पैसा थोड़ी मिला, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नहीं होते, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, उनको जब मैं इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर दूं तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। 14 पॉइंट क्या था? ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, खरीदे प्रेफरेंस शेयर थे, 5 साल बाद वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, कहते हैं उसको भी ट्रांसफर हम नहीं मानेंगे। फिर अच्छा, इन सबको अगर ट्रांसफर नहीं मानेंगे, लाइक इसमें भी किसी में भी ले लो, अमेलगमेशन में या एचयूएफ में, कल को ये प्रॉपर्टी बेचते हैं, धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी जी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, वो तो ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। कल को मुकेश अंबानी जी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो टैक्स लगेगा ना। तो सब केसेस में वही फॉल होएगा। मुकेश अंबानी जी ने प्रॉपर्टी बेची, उनको तो टैक्स लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी वो सेल प्रोसीड उनकी आएंगी, माइनस एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे इसमें? जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी, ये सेक्शन 49 में लिखा है, फिर पढ़ते हैं, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि आप लिंक कर पाओ। कॉस्ट क्या लेंगे? जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी। ठीक है जी। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी इस केस में जो प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग था वही ले लेंगे। क्लियर है? अच्छा, 15 पॉइंट इसका रह गया, वो क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट था 15 पॉइंट, क्योंकि ट्रांसफर इन केस ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज किसके लिए बेनिफिट था? सीनियर सिटीजन। वो कहते हैं सीनियर सिटीजन, उनके पास पैसे कमाने के सोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं, पर उनके पास एक घर है जो बहुत वैल्यू का है। एक ऑप्शन तो है वो घर बेच दें और पैसा उनके पास जो आ जाएगा उसको यूज कर लें, पर घर नहीं बेचना चाहते, यादें जुड़ी होती है, कहते हैं हम इतनी देर से यहाँ रह रहे हैं। तो बैंक ने उनको ऑप्शन दिया है कि तुम क्या करो, बैंक के पास, ये सरकार ने उनको ऑप्शन दिया, तुम बैंक के पास जाके ये गिरवी रखो, तुम्हें नहीं कुछ इंस्टॉलमेंट देनी, वो तुम्हें मंथली अपने
पेमेंट देते रहेंगे, जिससे तुम्हारा रोज का खर्चा चलता रहेगा। तुमने कोई घर की रेनोवेशन करानी है वो भी करा लो, अपनी मेडिकल इमरजेंसीज करनी है वो भी कर लो। पर क्या स्पेक्यूलेशन कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो? ट्रेडिंग मीन बिजनेस कर सकते हो? नहीं कहते, उसके लिए तो लोग ले, तो तुम्हारी दिन भर की जरूरतों के लिए पैसा दिया है। अगर इसमें हम बैंक से लोन लेते हैं तो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए लोन लेते हैं? 20 साल। पर स्पेसिफाइड एजेंसीज, वो कौन थी? LIC या एनी अदर इंश्योरर एज पर IRDA, उनसे लोन लेते हैं तो कितने देर के लिए लोन लेते हैं? लाइफ टाइम के लिए। ये .15 दिया हुआ है, उसके बाद उधर .15 के बाद एग्जाम्पल भी उसका दिया हुआ है, वो सॉल्व कर लेना इस पेज नंबर पे। ठीक है, आपको ये समझ आ जाएंगे। 15 पॉइंट क्लियर है? कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन 47। और इसकी कॉस्ट के लिए कौन सा सेक्शन देखते थे? 49 देखते थे। क्लियर है? अब मैं ऊपर एक बार आ रहा हूँ। चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? 45। वो कहता था कैपिटल गेन कब लगेगा? अगर कैपिटल एसेट हो और वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है। और जनरली ईयर टैक्स कब लगेगा? जिस साल मैंने ट्रांसफर कर दिया। पर इनकी 3 एक्सेप्शंस पढ़ी थी हमने। दैट वाज सेक्शन 45(1)(a), सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(5). 45(1)(a) क्या था? इंश्योरेंस रिसीवर, मतलब मेरा एसेट डिस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन उसकी मैंने इंश्योरेंस ली थी, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? पैसा देगी। तो वो जो पैसा मुझे मिला है उसको ट्रांसफर ईयर तो तभी मान लूंगा जिस साल डिस्ट्रक्शन होगी, लेकिन टैक्स ईयर कौन सा आएगा? जिस साल पैसा मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कई बार पैसा लेट कर देता है। ये एक्सेप्शन है, जनरली तो वही लगता है। अच्छा सुनो, ये फर्क क्यों रखा? अगर ट्रांसफर ईयर ये बोल रहा और टैक्स ईयर ये बोल रहा, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जब मैं इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालता हूँ, उधर क्या करता हूँ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ मुझे ये वाला साल देखना है, इसके लिए ये फर्क है। फिर दूसरी एक्सेप्शन क्या करी थी? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट वही बिल्डर था पहले, लेकिन बिल्डर नहीं था पहले, उसकी प्रॉपर्टी थी, वो एज एन इन्वेस्टमेंट थी। तो क्या होगी? कैपिटल एसेट। उसको लगा मुझे इसके ऊपर फ्लैट बना के बेचने चाहिए, तो उसने क्या करा? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब तो वो लैंड उसकी स्टॉक होगी, तो कहते हैं ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन है, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। पर कब लगेगा? जब मैं स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा। लेकिन ट्रांसफर कब मान लूंगा? जब कन्वर्ट करी। और कन्वर्ट करी तो ट्रांसफर तो तभी मान लिया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लूंगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा है? ये तीसरी एक्सेप्शन क्या थी? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, सेक्शन 45(5). ये इनके पेज नंबर ऊपर लिखे हुए हैं चार्ट में, डिटेल में अगर आपने देखना है देख सकते हो। इस केस में भी वही, जब पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल होएगा। लेकिन ट्रांसफर ईयर कौन सा है? ईयर इन विच एसेट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन कंपल्सरी एक्वायर्ड में क्या होता है? कई बार लोग अड़ जाते हैं, कहते हैं हमें तो इतनी कॉम्पनसेशन मिली लेकिन साथ वाले को तो ज्यादा मिली, केस ठोक देते हैं कि हमें ज्यादा मिलनी चाहिए कॉम्पनसेशन। तो इसमें दो कॉम्पनसेशन होगी, एक तो इनिशियल कॉम्पनसेशन जो डिसाइड होगी, एक एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। एनहांस मीन जब केस करा उसके बाद बढ़ी हुई कॉम्पनसेशन मिली। इनिशियल कॉम्पनसेशन कब टैक्सेबल होगी? जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती। सपोज इनिशियल कॉम्पनसेशन 3 करोड़ डिसाइड हुई, पर सरकार टुकड़ों में पैसे देती है, पहले 1 करोड़ देती है और बाद में 2 करोड़ देती है। पर जिस दिन 1 करोड़ मिला, पूरे का पूरे 3 करोड़ को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया जाएगा। लेकिन एनहांस कॉम्पनसेशन कब टैक्स होगी? एज एंड व्हेन रिसीव्ड। क्लियर है? लेकिन एनहांस कॉम्पनसेशन केस लंबे चढ़ते हैं, पर उनको लगता है जिसकी भी जमीन एक्वायर हुई थी वो कहता है यार 20 साल केस चलेगा, वो धरने में बैठ जाता है, मुझे तो जल्दी पैसे दो। तो सरकार कुछ रिलीफ देने के लिए उनको क्या दे देती है? इंटरिम ऑर्डर से कुछ कॉम्पनसेशन दे देती है। पर क्या वो फाइनल होगी? नहीं। तो इंटरिम ऑर्डर पे जो कॉम्पनसेशन मिली है वो टैक्स नहीं होगी। वैसे तो एनहांस पे लिखा है ना एज एंड व्हेन टैक्स, पर इंटरिम वाली कब टैक्सेबल होगी? फाइनल ऑर्डर। क्लियर? कल को एनहांस कॉम्पनसेशन रिड्यूस हो जाती है तो उसका क्या होएगा? उसकी रेक्टिफिकेशन डल जाएगी। और कल को डेथ के बाद उसके लीगल हेयर को जो कॉम्पनसेशन मिलती है उसका क्या होएगा? लीगल हेयर को टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इनिशियल कॉम्पनसेशन तो जब हम कैलकुलेट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी, पर सेम चीज की ही एनहांस मिल रही है, तो क्या इसमें दोबारा से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे? नहीं, क्योंकि एक बारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर चुके हो ना। अब जब एनहांस हो रही है तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोबारा दोबारा ना माइनस करना, क्योंकि एक बारी तो माइनस कर चुके हो। पर हाँ, एनहांस कॉम्पनसेशन क्यों मिली? क्योंकि कोर्ट में केस करा था, तो लॉयर हायर करवाएगा, लॉयर की तो खर्चा हुआ होगा ना, तो कहते हैं लिटिगेशन एक्सपेंसिस, मतलब वकीलों के वगैरह जो खर्चे हैं वो माइनस एनहांस में से कर सकते।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ लो। कौन से सेक्शन कर लिया? 45, 45 1A, 45 2 और 45 5। ठीक है, और अभी 47 कौन सा करा था? सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर 46। 46 याद है किसी को क्या था? लिक्विडेशन के टाइम जो एसेट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती थी, इसका हमने कहा था सिर्फ चार्ट कर लो, अगर मोर देन सफिशिएंट है तो निकाल लो पेज 3.378। ये वाला चार्ट मैंने आपको बोला था इसका कर लेना। तो चार्ट में हमने क्या, सेक्शन 46 था इसका, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मीन दिवालिया हो गया, उसके पास है नहीं, कोर्ट के पास गए कि हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं तो क्या होता है? एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है। अब कंपनी के अफेयर्स उसके डायरेक्टर्स नहीं देखते, कौन देख रहा होता है? लिक्विडेटर आके देखता है। तो लिक्विडेटर क्या करते हैं? उसने शेयर होल्डर को, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो एसेट बेचे और फिर शेयर होल्डर को पैसे दे दे, या एज इट इज एसेट शेयर होल्डर को दे दे। किसका एसेट? कंपनी का। तो जब कंपनी का एसेट एज इट इज शेयर होल्डर को दिया, तो क्या कंपनी, वो जो एसेट था कैपिटल एसेट था और ट्रांसफर भी हो गया क्योंकि कंपनी का राइट गया उससे, तो वैसे तो कैपिटल गेन लग सकता था कंपनी पे, पर कंपनी कहती सरकार मेरे पास तो आगे ही पैसे नहीं है, तो ही तो दिवालिया लिक्विडेट हो रही हूँ। तो उसको सरकार ने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अ ट्रांसफर। इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ ट्रांसफर, देयरफॉर नो कैपिटल गेन। पर यहाँ पे मैंने आपको क्लास में क्या लिखवाई थी? एक्सेप्शन क्या लिखवाई थी? अगर अगर एसेट को बेच के पैसे देता है, लिक्विडेटर एसेट को बेच के शेयर होल्डर को पैसे देता है, तो सरकार कहती तेरे पास पैसा आ गया ना, अब उस पैसे में से मुझे टैक्स दे। वो एक्सेप्शन कहाँ लिखी हुई थी? वो यहाँ लिखी हुई थी, इफ दी, ये आपको कहा था एज इट इज नोट कर लेना, इफ दी लिक्विडेटर sells the assets of the company resulting in a capital gain, then the company will be liable to pay tax। ठीक है, पर अब ये तो होगी शेयर होल्डर की बात। अब शेयर होल्डर को भी तो कैपिटल गेन होएगा, क्यों होएगा? रीजन क्या था इसका? उसको एसेट मिल रहा है, मिलने पे नहीं टैक्स लगता। शेयर्स के बदले मिला, तो उसको शेयर्स ट्रांसफर हुए तो इसलिए उसको मिल रहा है। अच्छा, शेयर होल्डर को क्यों टैक्स लगना चाहिए था? क्योंकि उसका शेयर चले गए। शेयर्स भी तो एसेट है, शेयर ट्रांसफर हो गया और वो कैपिटल एसेट, तो उसको उसके बदले क्या मिला था? ये एसेट मिला था। सपोज ये एसेट तो मिला था 1 लाख रुपए का, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूरी 1 लाख मान लूंगा? नहीं, जितने कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे उतना तो मान लूंगा डिविडेंड दे दिया उसको। क्यों? क्योंकि डिविडेंड किससे देते थे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। तो यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। जितने कंपनी के पास प्रॉफिट थे उतना तो क्या मान लेंगे? डिविडेंड। डीम डिविडेंड क्यों लिखा है? क्योंकि कंपनी ने एक्चुअली में डिविडेंड नहीं दिया, पर मैंने मान लिया डिविडेंड। और डिविडेंड किस हेड में टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज में। और जो बच गया, सपोज 10,000 का तो डिविडेंड था, कंपनी के पास 10,000 के थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और इसको ट्रांसफर कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख में से 10,000 डीम डिविडेंड, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मान लूंगा? 90,000। और अगर इस 1 लाख के अलावा कंपनी ने सपोज 20,000 उसको कैश भी दिया है, तो 20,000 कैश भी मान। वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? 20,000 कैश, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 1 लाख, माइनस डीम डिविडेंड जो कि 10,000 है, उसको क्या मान लूंगा? फुल वैल्यू ऑफ। क्लियर है? ये कौन सा सेक्शन हो गया? 46। फिर मैंने करा 40। हाँ, वो डिपेंड करेगा ना, अगर तो वो इक्विटी शेयर्स वगैरह है तो उस हिसाब से लग जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, फिर कौन सा सेक्शन हमने करा? 46 के बाद 46A। वो क्या करता है? कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। इसका भी आपको मैंने क्या कहा था? चार्ट देख लेना। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब इधर ईस्टॉप, ये दिया हुआ है इधर सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस इंप्लॉय को कहने के लिए कि आप कंपनी में रख जाओ, कंपनी उनको ऑप्शन दे देती है कि आप 3 साल अगर रुकोगे आपको कंपनी के शेयर फ्री में या सस्ते दे देंगे। ठीक है, तो इसके बायबैक के 3 हमने कॉलम करे थे। buyback of shares by domestic company, buyback of shares by company other than domestic company, and buyback of specified securities by any company, by any company। ठीक है, इस सिर्फ किस केस में कंपनी टैक्स देती थी? सिर्फ किस केस में? बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी में सिर्फ कंपनी टैक्स देती थी, और अगर कंपनी टैक्स दे दिया तो शेयर होल्डर नहीं देगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कंपनी दे रही है तो शेयर होल्डर टैक्स नहीं देगा। बाकी हर केस में शेयर होल्डर को टैक्स लगता था, तो अगर शेयर होल्डर को टैक्स लग रहा है, कंपनी कुछ भी टैक्स नहीं देगी। बाईबैक ऑफ शेयर्स के केस में बाय डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी टैक्स देती थी, कितना परसेंटेज था, टैक्स था 20%। इसमें हमेशा क्या ऐड होता था, 12% सरचार्ज और प्लस 4% सेस ऐड होता था, वो करके ये वाली हमारी फिगर आ जाती है, वो फिगर लिखी हुई है यहाँ। क्लियर है ये। उसके बाद ये कौन सा सेक्शन कर लिया हमने, ये हो गया 46A। इससे पहले कौन सा सेक्शन करा, ये वाला हो गया 46। उससे 46 से पहले कौन सा सेक्शन करा, 45 इज द चार्जिंग सेक्शन। 45 की क्या एक्सेप्शन है, 45 वन ने वो कौन सी थी, इंश्योरेंस रिसीट वाली। 45 टू कौन सी है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और 45 फाइव कौन सी है, कंपल्सरी कंपल्सरी एक्विजिशन पे जो मुझे कॉम्पनसेशन मिलता है। ये तीन एक्सेप्शन करी। उसके बाद ये 46 करा मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। 46A करा, बायबैक ऑफ शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। 47 सेक्शन कौन सा है, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जो ये की है नीचे सारी ट्रांजैक्शन दी हुई है, यही करा मैंने। उसके बाद 48 सेक्शन कहता है कैपिटल गेन निकालना कैसे है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है, क्या यही चीजें हमने करी थी। तो निकाल लो पेज 3.358, पेज 3.358 इसको लिख लो यहाँ पे, सेक्शन 48 दैट इज मोड ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। लिख लोगे मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, दैट इज सेक्शन 48। तो सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं इसमें, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, ये देख लिया। इसमें से लेस क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ट्रांसफर या एक्विजिशन ही ओनली ट्रांसफर के एक्सपेंस माइनस होते हैं। पर जब मैं शेयर्स बेचता हूँ, कैपिटल एसेट बेचे, तो उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी तो मेरा खर्चा ही है ना, और खर्चा किस लिए, बेचने के लिए। पर एसटीटी कभी भी माइनस नहीं होगा। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स विल नॉट बी अलाउड, ये याद रख लेना, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है। फिर क्या आ जाती थी मेरी नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन में से मैं क्या माइनस कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यही माइनस करता हूँ। फिर मेरा क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म होएगा तो इंडेक्सेशन कॉस्ट माइनस हो जाएगी, और इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नीचे लॉन्ग टर्म का भी यही दिया हुआ है। इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड इनवर्ट पे जरूर फोकस रखना, और डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी और प्रीवियस ईयर, एक दो विच एवर इज लेटर, ये याद रखना। और अगर एग्जाम में भी ये फॉर्मूला जरूर लिख के आना, फिर सॉल्व करना, वर्डिंग्स पे जरूर फोकस करना। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। क्या यही पढ़ा। उसके बाद एग्जेम्पशन अभी पढ़ेंगे, एग्जेम्पशन भी मिल जाती है लॉन्ग टर्म में, तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन ले सकते हो। हमने एग्जेम्पशन कितनी टाइप की पढ़ी है, 54, 54B, 54D, 54EC और 54F। पर 54F, 54EC और 54 सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए थी, तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो दो ही रहेगी शॉर्ट टर्म में, इसीलिए यहाँ पे लिखी दो एग्जेप्शन है, सेक्शन 54B और 54D की। लॉन्ग टर्म में कोई भी ले सकते हो। क्या यही करा था हमने। लॉन्ग टर्म जब भी लॉन्ग टर्म की बात होती है तो मुझे क्या मिलता है, इंडेक्सेशन मिलती है। पर इन्होंने लिख दिया बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। ये कौन से थे, सेल ऑफ इक्विटी शेयर, जिसपे एसटीटी पे करवाए बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, या सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, या सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिसपे एसटीटी पे करोगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो इस पे टैक्स कितना लगता था, 10%, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। और या आईएफएससी में भी यूनिट्स होते थे, इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस में, ठीक है जी, तो भी नहीं मिलता था। और किस पे नहीं मिलता इंडेक्सेशन का बेनिफिट, याद रखना, बॉन्ड्स और डिबेंचर पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। पर कौन से पे मिल जाएगा, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। यही पढ़ा था हमने।
और कुछ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको लिखवाया था नो इंडेक्सेशन, यही लिख लेना, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन स्लम सेल या नॉन रेजिडेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन थे, यहाँ लिख लो स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेजिडेंट, लिख लेना स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेजिडेंट। उसका पेज नंबर है पेज 3.392। उसमें क्या था कि अगर नॉन रेजिडेंट अनलिस्टेड सिक्योरिटीज खरीद रहा है तो उसको 10% टैक्स ही लगेगा उस पर 10% टैक्स लग रहा है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही करेंसी फ्लक्चुएशन का मिलेगा। ये इस पेज पे लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना, हमने करा। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट इसके अलावा कोई शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदता है तो क्या करेंगे हम, उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले फॉरेन करेंसी में। और फॉरेन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एवरेज ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट को लेके। और जो गेन आएगा उसको कन्वर्ट तो करेंगे रुपीस में, लेकिन सिर्फ किससे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट लेके। और टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट किस दिन का देखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, एक्सपेंसेस और गेन के लिए तो किस दिन का देखेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर का, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जब मैंने एक्वायर करे थे। क्लियर है, ये चीजें क्लियर है ना आपको कि कहाँ कहाँ मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये बताओ, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स या डेप्रीशिएबल एसेट्स हमेशा क्या होंगे, हमेशा ही शॉर्ट टर्म होंगे। तो यहाँ लिख लेना, आपको लिखवाया था, मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, चाहे पॉज करके रिकॉर्डेड में जो भी देख रहे हैं लिख लेना। इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट्स, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स एंड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, इट विल कैपिटल गेन विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या यही पढ़ा था हमने सर, आपने ये तो बता दिया शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे कैलकुलेट होएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कैलकुलेट होएगा। किसी भी एसेट को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में देखता कैसे हो, उसके टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए आ जाओ 3.369 पर आ जाओ। 3.36, ये जो मैं बोली जा रहा हूँ ना वर्ड, इसी फ्लो में पढ़ना, एक बार अपना रिवीजन लेक्चर जरूर करना ताकि आपको सारा फ्लो भी याद रहेगा। 3.369 पर आ जाओ बच्चे। तो 3.369 पर आ गए आप सारे, इधर आ जाओ। अब ये पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने 3 लिमिट्स पढ़ी थी, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। ये याद रखना, जो भी लिमिट्स हैं अगर उतना भी होएगा ना तो वो शॉर्ट टर्म कहला देगा। मींस 12 महीने तक भी अगर होएगा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 12 महीने से ऊपर तो लॉन्ग टर्म। किस किस की 12 महीने में क्या आता था, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड अदर देन यूनिट लिस्टेड, मतलब कि लिस्टेड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स एंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं। तो लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट के लिए टाइम पीरियड क्या है, 12 महीने, 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 12 महीने या 12 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म। या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए लिख लो पेज नंबर 3.367। क्या होता था, हमने करा था यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, प्रॉपर आपको ये चार्ट बता के करा था उसका। ये देखो ये क्या था, अगर तो ये म्यूचुअल फंड अपने खुद पैसे इन्वेस्ट करे तो 65% इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में करे। अगर खुद नहीं कर रहा, किसी और म्यूचुअल फंड में कर रहा है तो अपने 90% पैसा दे, और इस म्यूचुअल फंड के पास अपना जितना सारा पैसा है वो 90% किसमें इन्वेस्ट कर दे, इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी ऑफ लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो 65% या 90% कैलकुलेट कैसे करते थे, आपको बताया था, एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स करते थे, यही करते थे हम। तो ये होगी हमारी 12 महीने की लिमिट। 12 महीने में मैंने कुछ मिस कर दिया, जीरो कूपन बॉन्ड मिस कर दिया। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते थे, जिसपे मेच्योरिटी पे ही पैसा मिलता था। सपोज वो 1000 रुपए का, आज मुझे वो 700 रुपए का मिल गया, उसके इन बिटवीन मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलना, मींस पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलना। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पब्लिक कंपनी, आरबीआई बैंक जो ये इश्यू करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेना, एग्जाम में 2 नंबर की आ भी सकती है। पेज 3.368 जीरो कूपन बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लो। अब यहाँ तो आ गई लिस्टेड सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी मीन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। अब अनलिस्टेड शेयर्स की बात हो रही है, ना कि सिक्योरिटी। और यहां हो रही है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स आ गए यहाँ पे, उसके अलावा जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है वो यहाँ आ गई।
तो अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए लिमिट है 24 मंथ। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और अदर कैपिटल एसेट के लिए लिमिट क्या है 36 मंथ। अभी आपको बताया मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हमेशा क्या होंगे शॉर्ट टर्म होंगे। क्लियर है। और डेप्रिशिएबल यहाँ लिखना है, ये भी लिख लो, डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट विल ऑल्सो बी ऑलवेज 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 बी शॉर्ट टर्म। क्या ये इतनी सी बात क्लियर है। ये सेक्शन नहीं है, ये जो सेक्शन नंबर है 2 डेफिनेशंस का है उसमें दिया हुआ है। पीरियड ऑफ होल्डिंग का सेक्शन तो ये है, पर कहते हैं जनरली पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है, जनरली लिख लेना अगर लिखना हुआ, जनरली पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू पीरियड पॉज करके बाद में लिखना हुआ चाहे लिख लेना, पीरियड बिटवीन दी असेसी हैड परचेज्ड और एक्वायर्ड दी एसेट टिल द डेट असेसी ट्रांसफर द सेम। मैंने वर्डिंग बोल दिया, वो चाहे आप पॉज करके लिख लेना। जनरली पीरियड ऑफ होल्डिंग पीओएच पीरियड ऑफ होल्डिंग इज पीरियड बिटवीन द असेसी हैड परचेज्ड और एक्वायर्ड दी एसेट, जब उसने खरीदा और जब तक उसने ट्रांसफर करा। जनरली तो वो होती है, पर स्पेशल केसेस ये है जो हम पढ़ने लगे हैं। क्या थे लिक्विडेशन के केसेस में कौन सा पीरियड लेते थे, जब तक लिक्विडेशन होगी तब तक ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते थे, लिक्विडेशन के बाद का पीरियड इग्नोर कर देते थे। फिर कौन सा था, वेयर एसेट बिकेम दी प्रॉपर्टी ऑफ एन असेसी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49(1). 49(1) में था प्रीवियस ओनर वाले अमेलगमेशन वाले। इसका पेज नंबर भी लिखना है, रेफरेंस के लिए लिख लो, पेज 3.393। इसमें क्या ले लेते थे, प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड कर लेते थे पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए। अगर इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट बाय जिस दिन कैपिटल एसेट हुआ और जब तक बेचा। आगे हमने ये सारे केसेस करे थे, वेयर शेयर्स इन द इंडियन कंपनी, तो क्या होता था प्रीवियस ओनर वाली ले लेते थे। वेयर शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज सब्सक्राइब बाय द एसेसी ऑन द बेसिस ऑफ राइट, मतलब किसकी बात कर रहा था, एग्जांपल राइट शेयर्स की। ये राइट अगर रिनाउंस कर देते थे, फर्क बताया था ना, अभी किसी कंपनी ने मुझे राइट दिया, राइट क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक शेयर था। तो कंपनी कहती तू एक शेयर और खरीद ले, मैं क्या करती हूँ, मार्केट में रेट 100 है, तू मेरे से 60 का खरीद ले। वो 60 का मैं क्यों खरीद पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर है। पर अगर मैं 60 का नहीं खरीदना चाहता, एक बाहर का बंदा खरीदना चाहता है, तो मैं उसको ये राइट क्या कर देता हूँ, फ्री नाउंस। राइट मेरे को फ्री में मिला था, तो उसकी कॉस्ट 0 होगी, उसका कैपिटल गेन कितने का आएगा, जितने मैंने पैसे लिए उसके लिए। ठीक है, अब ये राइट, इस बंदे ने जब भी शेयर खरीदे इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 60 रुपए तो ये शेयर के देगा, प्लस राइट खरीदने के भी तो उसने पैसे दिए होंगे, सपोज 10 रुपए दिए तो 70 रुपए उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये क्लियर है। अगर राइट रीनाउंस करता हूं तो क्या होएगा, अगर राइट खुद खरीदता हूं तो क्या होएगा, वेयर फाइनेंशियल एसेट इज अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी अदर एसेट। इसके एग्जांपल क्या करता है, बोनस शेयर हमने, क्योंकि बोनस शेयर फ्री में मिल गया, वेयर फाइनेंशियल एसेट इज अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट, फ्री में मिल गया। और क्यों मिले, मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से देखेंगे इसके लिए, जब से मिलेंगे, तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर्स। क्या यही चीजें करी थी इसमें हमने पॉइंट में, ये आगे सेम पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। तो ये मेरा कौन सा सेक्शन हो गया, 2 सब क्लॉज 42 इस पीरियड ऑफ होल्डिंग के, और पीरियड ऑफ होल्डिंग के स्पेशल केसेस हमने कर लिया। क्लियर हो पा रहे हो बात। तो अभी तक कितने कितने सेक्शंस कर लिए हमने, फटाफट एक मुझे बता दो। 45 चार्जिंग सेक्शन, और उसकी 3 एक्सेप्शंस करी, इंश्योरेंस वाली, कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वाली, और कंपल्सरी एक्विजिशन वाली। फिर 46 क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। 46 ए क्या था, बाय बैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। 47 सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, वो कौन सी थी, 15 पॉइंट। ठीक है, और फिर 48 कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब आ जाओ 49। 49 कौन सा सेक्शन था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किन केसेस में था, कुछ प्रीवियस ओनर के केसेस में कोई सेक्शन था। तो 49 वाला सेक्शन निकाल लो 3.393 पे। बच्चे कुछ नीचे तो नहीं गिरा, एक मिनट देख रहे। अच्छा 3.393 में ये क्या बोल रहा है, कह रहा है वेयर कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचईएफ, गिफ्ट, सक्सेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, रेवोकेबल ट्रस्ट, कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू इट होली ओन सब्सिडी। क्या ये सारे वही केसेस आगे जो 47 में करे थे। तो इसमें कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट फॉर विच दी प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड इट, क्या यही बताया था आपको। एक बार इसको फटाफट थोड़ा सा पढ़ो, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, यही सारे सेक्शंस में बताया आपको, नीचे सारे सेक्शन में वही लिखा हुआ।
मोटा मोटा कॉस्ट टू दी प्रीवियस ओनर मुझे लेनी है। पर सिर्फ एक मर्जर के डीमर्जर के केस में, डीमर्जर का केस कौन सा हमने करा था, टाटा। टाटा क्या बन गई, तनिष्क और टाइटन। तनिष्क इज ज्वेलरी ब्रांड, टाइटन इज वॉच ब्रांड। उन्होंने अपनी कंपनी, किसी ने खरीदे थे सिर्फ टाटा के शेयर, वो खरीदे थे 100 रुपए में। अब उसको मिल गए तनिष्क के शेयर भी और टाइटन के शेयर भी। अब कल को वो तनिष्क का शेयर 200 में बेचता है और कहते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें। पूरी 100 रुपए तो नहीं ले सकते क्योंकि 100 रुपए के बदले तो तनिष्क के भी मिले हैं, टाइटन के भी मिले हैं। तो उसका उन्होंने फॉर्मूला बता दिया। ये फॉर्मूला बताया A इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। ए क्या है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन दी डीमर्ज कंपनी, यानी कि मेरे केस में 100 रुपए टाटा में जो लिए थे। बी क्या है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर। टाटा ने तनिष्क को कितने के ट्रांसफर करे, सपोज टाटा ने तनिष्क को बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो ट्रांसफर करी वो करी 150 करोड़ सपोज। और कहते डिवाइडेड बाय बी क्या है, नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी, नेट वर्थ ऑफ टाटा, और उसकी नेट वर्थ कितनी थी 250 करोड़ सपोज। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर तनिष्क। सेम टाइटन के लिए क्या करूंगा, 100 250 ये तो सेम रहेगा, और जितने उसको एसेट ट्रांसफर करे हैं किसको, टाइटन को, वो यहाँ। और नेट वर्थ कैसे निकालते थे, एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ। क्लियर है बच्चे, 49 टू कौन सा वाला बच्चे, ये वाला। ये यार ये वेयर शेयर्स इन एन अमेलगमेटेड कंपनी which is an Indian company became the property of assessee in consideration of the transfer of shares referred in section held by him in the amalgamating company. The cost of acquisition to him in the shares in the amalgamated company shall be taken as the cost of acquisition of the shares in the amalgamating company. Same example दो, मैंने आपको कहा ये सारे वही एग्जाम्पल है 47 वाले। ये रहा स्विगी, ये रहा जोमेटो, क्या बन गए थे, स्विगेटो। अब अगर अमेलगमेशन हुई ना, तो अमेलगमेशन में स्विगी ने, एक जो शेयर होल्डर था उसने स्विगी का 2 शेयर्स खरीदे थे, 2 शेयर्स खरीदे थे उसने 200 रुपए में, ठीक है। अब उसको स्विगेटो का सिर्फ एक ही शेयर मिला, क्योंकि स्विगेटो की वैल्यू ज्यादा होगी ना, 2 कंपनी मिलके एक कंपनी बन गई, स्विगेटो का उसको सिर्फ एक शेयर मिला। अब कल को वो स्विगेटो का शेयर बेचता है, वो कितने का बेचता है, 500 रुपए का। स्विगेटो का एक ही शेयर मिला, कितने, 2 शेयर स्विगी के बदले स्विगेटो का एक ही शेयर मिला, और वो उसने 500 रुपए में बेच दिया। कहते इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूं, क्या होनी चाहिए आपके साथ, 200 रुपए क्या क्यों लिया आपने, कॉस्ट टू दी प्रीवियस ओनर। अब वर्डिंग पढ़ो, वर्डिंग पढ़ो इधर मेरे साथ ही। कॉस्ट क्या ले रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू हिम, टू कौन, शेयर होल्डर, ऑफ द शेयर्स इन दी अमेलगमेटेड कंपनी, यानी कि स्विगेटो में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, shall be taken as the cost of acquisition of the shares in the amalgamating company। तो समझ आ गया। तो अगर कंफ्यूजन हो, मैंने देसी भाषा में आपको इसीलिए समझा चुका हूँ, सारे केसेस वही हैं, कॉस्ट क्या लेनी है, कॉस्ट टू दी प्रीवियस होना, बस वर्डिंग में फर्क आ गया, तो ही मैं देसी भाषा में आपको समझा दूंगा। 47 में सारे वही आएंगे, तो प्रीवियस होता है डबल ए वाला। आ जाओ, वेयर अ पर्सन बिकेम द ओनर ऑफ शेयर्स ऑफ द डिबेंचर्स इन अ कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर। जो 47 करा था उसका 13 पॉइंट क्या था, 15 पॉइंट थे ना 47 में सर्टेन ट्रांजेक्शन, उसमें ये था जब बॉन्ड्स डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो वो ट्रांसफर नहीं मानने जाएंगे, पर कल को अगर इक्विटी शेयर बेचता हूं तो आ जाएंगे। तो ये आ गया, वेयर अ पर्सन बिकेम द ओनर ऑफ शेयर्स, समझ गए ये वाला एग्जांपल। अच्छा नीचे, वेयर कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी रेफर टू इन फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर परक्यूजेट वैल्यू। ये क्यों छोड़ा था, ये सैलरी टॉपिक से रिलेटेड करना है, पर अभी समझा देता हूं मैं आपको। स्वेट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या थी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में अपना क्या कहते हैं, मतलब क्या था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, हाँ जो बच्चे ये वाला पॉइंट क्यों रखा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे देते हैं कि तुम वो शेयर्स क्या ले लेना, सस्ते में ले लेना। सपोज तुम 3 साल काम करते हो, 3 साल के बाद तुम्हें ऑप्शन दे दिया कि कंपनी का शेयर तो है 100 रुपए का, पर तुम्हें कितना दे देंगे, 60 रुपए का, ठीक है जी। 60 रुपए का उसको दे दिया, 40 रुपए का उसको फायदा हो गया। अब क्या बताओ मुझे, कल को वो शेयर जब बेचेगा, सपोज उसने ये वाला शेयर कल को बेच दिया 200 रुपए में, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, वैसे 60 लेनी चाहिए, आप ठीक बोल रहे हो 60 ही, क्योंकि उसने अपनी जेब से 60 खर्च करे,
पर क्या होता है, सैलरी में हेड दे दिया, कहते हैं ये शेयर उसको सस्ता क्यों मिला, क्योंकि उसने एम्प्लॉय था, जॉब करी, तो ये 40 रुपए सस्ता मिला ना, 40 रुपए सैलरी हेड में, उसका ये पर्क मान लेते हैं। पर्क मीन्स पैसा तो नहीं दिया, पर 40 रुपए उसको फायदा दिया, तो सैलरी हेड में उसकी इनकम मान ली। तो अगर सैलरी हेड में इनकम मान ली, उसने उस पर टैक्स दिया, तो कॉस्ट कहते हैं उसकी 60 नहीं होगी, 60 + 40 पूरी 100 रुपए होगी, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो उसकी थी एक्चुअल में। तो ये क्या लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू विच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्विजिट वैल्यू। क्या क्लियर हो पा रहा है आप सबको? सेक्शन 49 भी आगे बढ़ लें। हाँ जी, नहीं फायदा पर्क मिल गई ना बच्चे, 40 रुपए उसने एक्चुअल में खर्च तो नहीं करे, 40 रुपए का उसको फायदा ही हुआ, पर 40 रुपए उसकी इनकम जुड़ गई। अब इनकम पे जो भी टैक्स लग रहा था, मान लो हाईएस्ट स्लैब रेट क्या है 30%, अगर उसको 30% भी इस पे टैक्स लग जाता, तो भी तो उसको 30% मीन 12 रुपए गए, 28 रुपए, तो फिर भी उसको फायदा ही हुआ ना बच्चे, 28 रुपए उसको फिर भी फायदा है। और वो तो 30% लिया, हो सकता है उसकी स्लैब रेट थी 20% या स्लैब रेट थी 15%, तो उतना उतना उसको फायदा हो जाता। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ लो। सेक्शन 50 क्या बोलता था, डेप्रीशिएबल कैपिटल एसेट के केस में गेन क्या होता है। अभी आपको बताया डेप्रीशिएबल कैपिटल एसेट के केस में गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होएगा कि लॉन्ग टर्म होएगा, हमेशा ही शॉर्ट टर्म होएगा। पेज 3.407 निकालो, 3.408 निकाल लो, 407 से शुरू हो रहा है। इसमें आपको बताया था हमेशा ब्लॉक ऑफ एसेट्स से डेप्रीशिएबल कैपिटल एसेट निकाला जाता है। लाइक प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक बन गया, मींस जो भी मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी मैं खरीद रहा हूँ वो उस ब्लॉक पे आएगी। सपोज एक कंपनी ने 6 मशीन खरीद ली, 6 मशीन खरीद ली, अब इस 6 मशीन पर कैपिटल गेन कब लग सकता है, और इन 6 मशीन की बुक में वैल्यू आ रही है 70 करोड़। कहते हैं या तो ये पूरी की पूरी 6 मशीन बेच दो, मतलब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, ब्लॉक खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी 6 मशीन बेच दी, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। तो अगर मैंने 60 करोड़ में बेची, क्या आ जाएगा, 10 करोड़ का कैपिटल लॉस। और अगर 80 करोड़ में बेचता तो 10 करोड़ का कैपिटल गेन। कब, अगर सारी मशीन बेच देता। पर अगर सारी मशीन नहीं बेची, सिर्फ 3 मशीन बेची, और 3 मशीन मैंने बेच दी 50 करोड़ की, तो मेरा कैपिटल गेन नहीं आया, क्योंकि अभी ब्लॉक में मशीन्स भी बढ़ी हैं और ब्लॉक की वैल्यू भी बढ़ी है 20 करोड़, कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। पर अगर ये 3 मशीन्स में बेच देता 80 करोड़ की, तो चाहे मशीन्स पड़ी भी है 3, पर इससे तो ज्यादा की बेच दी ना, फिर क्या हो जाएगा, गेन 10 करोड़। और ये गेन हमेशा क्या होएगा, शॉर्ट टर्म होएगा, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको बताया था। और इसके लिए फिर अगर डाउट हो कि कंसेप्ट तो मैं बता चुका हूं, हमने क्लास में भी सॉल्व करी थी, आप सॉल्व कर सकते हो इलस्ट्रेशन 9 ऑन पेज 3.409। ये हमने लेक्चर 4 के एंड में भी सॉल्व करी हुई थी, आपने दोबारा करनी हो। हाँ जी, वो चार्ज नहीं होगी बच्चे, 50 करोड़ की बेच दी, इस वैल्यू में से कम होगी, ये 20 करोड़ बचा ना, डेप्रीसिएशन 20 करोड़ पे लग जाएगी, पहले 70 करोड़ पे डेप्रीसिएशन लगती थी। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इसको और डिटेल में करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। उसके बाद 50AA क्या करा था, अभी आपको बताया है, मार्केट लिंक डिबेंचर्स और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स के केस में जो गेन निकालते हैं, वो कौन सा सेक्शन हो गया, 50AA। क्लियर, आगे बढ़ लू मैं। उसके बाद हमने सेक्शंस करे थे अलग अलग। अरे अब शांति रखना, 50AA, फिर कौन सा सेक्शन करा था, बहुत अच्छे सेक्शन करे थे। ना ना ना, 54 क्यों, पहले 50 वाली सीरीज तो पूरी कर लो। 50B स्लम सेल, 50B स्लम सेल, ये आ गया कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल के केस में हमने क्या क्या करा था, ये चार्ट खोल लो। पहले तो स्लम सेल मीन्स या तो पूरी अंडरटेकिंग बेच रहा हूँ, या उस पूरी अंडरटेकिंग का एक यूनिट बेच रहा हूँ। तो अगर 36 महीने से ज्यादा, 36 महीने से ज्यादा मैंने वो अंडरटेकिंग रखी है, तो गेन क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ आ जाएगा रिजल्टिंग कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म। पर इसमें बताया था इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी, 36 महीने से कम अंडरटेकिंग है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ये क्लियर है। लेकिन इसमें आपको बताया था कंप्यूट कैसे करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो निकालनी पड़ेगी। वो क्या होगी, या तो जो पैसा मिला, या तो जो पैसा मिला, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड विच एवर इज, यही बताया था आपको। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर। तो इसके लिए FMV1 FMV2 क्या है, लिख लो, रेफर .4 ऑन पेज 3.413। ये क्या आ जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या तो जो पैसा मिला या जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स थी।
पर इसमें से माइनस क्या आएगी, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, और फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही बोलेंगे, हम बोलेंगे नेट वर्थ अंडरटेकिंग की माइनस कर देना। नेट वर्थ क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स कितने टाइप के होंगे आपको बताया था, एक तो डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या क्या होगी ऐसे एसेट जिनकी 35 एडी में मैं एग्जेम्पशन ले चुका हूँ। 35 एडी से गवर्नमेंट कहती थी कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करो, सपोज रूरल एरिया में हॉस्पिटल बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, तो उसके पूरे एक्सपेंडिचर को आपको फुल्ली डिडक्शन अलाउ कर दूंगा। तो उस केस में भी कॉस्ट क्या होती थी, नील, सेल्फ जनरेटेड में भी नील, और अदर एसेट्स में बुक वैल्यू, रीवैल्यूएशन को इग्नोर करते थे। याद रखना रीवैल्यूएशन को हमेशा ही क्या करते थे, इग्नोर करते थे। ये आपको क्लियर है कि रीवैल्यूएशन को इग्नोर करते थे, इसको बिल्कुल ना भूलना। अगर डाउट है तो भी मुझे बता दो, कोई डाउट तो नहीं। रीवैल्यूएशन को हमेशा इग्नोर करेंगे। और डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट्स के केस में क्या लेंगे, WDV। WDV का मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करनी है आपने, रिटर्न डाउन वैल्यू मींस अगर बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं भी करी हुई तो भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज जरूर करनी है। इसका हमने ये एग्जांपल लिख सकते हो आप, इलस्ट्रेशन 10 जो भी नीचे वाले पेज वही दिया हुआ है, सॉल्व कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 10 ऑन पेज 3.416। क्या ये बच्चों क्लियर है आपको? उसके बाद कौन से सेक्शन करे थे, कौन से सेक्शन करे थे, हैंड रिटन नोट्स में भी बनाया हुआ है, अगर नहीं विश्वास तो वो देख लो। ये तो 50B कर लिया स्लम से, उसके बाद करे थे 50C, 50C ए, 50D। अभी बता देते अगर चार्ट से याद आए, ये 3 सेक्शन करे थे। इसमें क्या बोल रहा था, 50C पे आ जाओ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ में। इसमें क्या बोल रहा था, जनरली तो क्या होता है, बिल्डिंग में लैंड में रजिस्ट्री होती है और उसमें लोग कैश इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि स्टैम्प ड्यूटी भी कम खर्चनी पड़े और उसमें को कैपिटल गेन भी कम देना पड़े। उस केसेस में सरकार ने बोला हम 50C सेक्शन लेके आए हैं। 50C क्या कहता है कि मैंने तो एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फिक्स कर दी, आप उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कर लो, कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज रख दो। ठीक है, फिर उसको देखो एक्चुअल कंसीडरेशन देखो, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया, जिसपे स्टैम्प ड्यूटी देनी है वो कर दी 10 करोड़, पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 9.5 करोड़ में। मैं कहती हूँ इस 9.5 करोड़ का करो 110%। अब जो ये 110% वाली वैल्यू है इसको एसडीवी से कंपेयर करो। अगर ये फिर भी ज्यादा आती है, अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हो जाएगी, एक्चुअल कंसीडरेशन आती है 110%। पर अगर ये वैल्यू कम आती है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हो जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। देखो यही हमने सब लिखा हुआ था, ये आपको लिखवाया था, इफ एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज एसडीवी, but if SDV is less than 110% then full value of consideration is actual consideration। क्लियर है? पर इस केस में आपको बताया था एसडीवी किस दिन की ले सर, डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले कि डेट ऑफ ट्रांसफर की ले। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कुछ भी पैसा, चाहे पूरा या थोड़ा सा भी पैसा मुझे बैंक में मिला डेट ऑफ एग्रीमेंट पे, बैंक का मतलब प्रेस्क्राइब मोड, चाहे वो आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वो प्रेस्क्राइब मोड लिखे हुए सारे आप पढ़ सकते हो। किसी भी प्रेस्क्राइब मोड से मिली है मुझे तो मैं क्या देखूंगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट, नहीं तो क्या देखूंगा, डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या यही आपको सब कराया था? लेकिन अगर असेसी कल को कह देता है, असेसी मीन जो टैक्स दे रहा है जिसने प्रॉपर्टी बेची है अपनी लैंड और बिल्डिंग, वो कहता है सरकार ये एसडीवी गलत है, मेरी तो मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू ही, आप तो कह रहे हो, आप कह रहे हो मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू है 6 करोड़, मैंने कितने की बेची है 4 करोड़। आप कह रहे हो मैं फुल ऑफ वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लूंगा, 6 करोड़। क्यों लूंगा, क्योंकि इसका 110% इससे कम है। पर सरकार मेरी तो मार्केट में वैल्यू 4 करोड़ ही है प्रॉपर्टी की, मेरी प्रॉपर्टी के आगे लगता है बाथरूम कोई खरीदता ही नहीं है, पब्लिक टॉयलेट है। तो सरकार उसको क्या कर सकती है, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकती है। वैल्यूएशन ऑफिसर अगर कह देता है कि जो वैल्यू है वो लेस देन एसडीवी है तो वैल्यू असर्टेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ले ली जाएगी। पर अगर वो कहते हैं एसडीवी से भी ज्यादा वैल्यू तो एसडीवी ही ली जाएगी। पर ये कब हो सकता है, अगर वो अथॉरिटी ने कोई केस ना करवाए, अगर तो उसने किसी अपील में केस करा हुआ है तो वैल्यूएशन ऑफिसर तो भी नहीं कर सकता, तो जो कोर्ट का डिसीजन होएगा वही फाइनल माना जाएगा। ये तो था 50C। 50C ये क्या था, अनकोटेड शेयर्स यानी कि अनलिस्टेड शेयर। लिस्टेड शेयर में तो गड़बड़ी नहीं होती क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं, अनलिस्टेड शेयर भी लोग कम में बेच सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे अगर कम में बेची हुई है। और फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी वैल्यूएशन ऑफिसर को भी रेफर हो सकती है, जो भी आपको बताया सेक्शन 55A में।
क्लियर है। और एनी कैपिटल एनी अदर कैपिटल एसेट के लिए 50 दी था, कहते वेयर कंसीडरेशन इज नॉट सर्टेनेबल और कैन नॉट बी डिटरमिन, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसके एग्जांपल के तौर पे क्या समझा था हमने, जब एक्सचेंज करते हैं तो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, जो मुझे एसेट मिला, दिल्ली वाले बंदे ने चंडीगढ़ वाले बंदे से अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली, तो दिल्ली वाले बंदे के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, जो दिल्ली वाले बंदे को एसेट मिला। पर अगर दिल्ली वाले बंदे ने जो एसेट मिला उसकी वैल्यू ही नहीं डिटरमिन कर पा रहे, तो हम क्या ले लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो एसेट उसने दिया उसकी निकाल। क्लियर हो पा रहा है। ये हमने कौन से सेक्शंस कर लिए थे, 50C, 50C A, 50D। क्या ये सर सारे सेक्शंस आपको क्लियर हैं। इसके बाद कौन सा सेक्शन करा था, 51 सेक्शन कौन सा था। अच्छा, ये 50C के लिए अगर आपने एक एग्जांपल भी देखना है देख सकते हो, इसके साथ लिखना भी हो लिख सकते हो, लिख लो, रेफर क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज 3.467। उसके बाद हमने सेक्शन कौन सा करा था, 51। 51 सेक्शन क्या कहता था बच्चे, पेज नंबर निकाल लो 3.467। एडवांस रिसीव वाला सेक्शन हमें क्या कहता था, सेक्शन 51 की अगर मैंने किसी एडवांस ले लिया और वो एडवांस फोरफीट हो गया तो उसको क्या करता था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देता था, प्रोवाइडेड तो 1/4/2014 से पहले एडवांस लिया है, अगर 1/4/2014 के बाद एडवांस लेता था तो अदर इनकम में टैक्सेबल हो जाता था। इसका एग्जांपल भी लिख लो, कर लेना, एडवांस रिसीव अलग से कॉपी में लिख लो, पेज नंबर बाद में बताता हूं, पहले एग्जांपल लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 3.468। पेज नंबर 3.422 इसका सेक्शन है, सॉरी पेज नंबर है 3.422। ये दिया हुआ है बच्चे, पूरा ये चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी, इसके साथ कौन सा क्वेश्चन लिख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 3.468। क्लियर है। ये हमने 51 कर लिया। 51 के बाद कौन सा सेक्शन आना चाहिए था, 52 आना चाहिए था। क्या कोई भी सेक्शन 52 करा है, 52 के बाद कौन सा सेक्शन आना चाहिए था, 53 हमने क्लास में पढ़ा है। और उसके बाद कौन सा सेक्शन आना चाहिए, क्या क्लास में पढ़ा है, 52 और 53 इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट से ओमिट ही हो चुके हैं, पूरे फाइनेंस एक्ट में है ही नहीं, फाइनल में भी नहीं पढ़ने क्योंकि फाइनेंस एक्ट का पार्ट ही नहीं है। दो सेक्शन कब के कटे हुए हैं, कितना खुश हो रहा है, वो बहुत सालों से कटे हुए हैं, मैंने भी नहीं पढ़े अपनी जिंदगी में सेक्शन। हाँ, तो क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट कब का बना हुआ है, 1961 का। एक सेक्शन आई थिंक अराउंड 1988 में कट गया था, एक सेक्शन अराउंड 1992 या 3 में कट गया था, तो वो है ही नहीं है। उसके बाद सेक्शन 51 के बाद कौन सा सेक्शन आएगा, 54। 54 सेक्शन क्या कहता है, एग्जेम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको मैंने बोला था सेक्शन नंबर आपको रटे होने चाहिए। एग्जेम्पशन का 1 मिनट चार्ट खोल लें, 1 मिनट बच्चों। इसके बाद हमने बच्चे कौन सा सेक्शन अब करा है, 54। 51 के बाद सीधा 54 आ रहा है, बीच में 52 सेक्शन भी नहीं है और 53 सेक्शन भी नहीं है। 54 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्जेम्पशन का सेक्शन है। तो 54 ये सेक्शन नंबर आपको पूरे याद होने चाहिए, 54B, 54D, 54EC एंड 54F।
ये पांचों सेक्शन विद नंबर आपको याद होने चाहिए। एग्जेम्पशन मिलती है जनरली, क्यों एग्जेम्पशन मिलती है आपको पता था, जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां एग्जेम्पशन नहीं मिल रही। किसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी? गेन में से। गेन में से एग्जेम्पशन मिलेगी। फर्स्ट पढ़ते हैं 54। यहाँ पे टेबल को ऐसे देखना, एलिजिबल असेसी, उसके बाद एसेट ट्रांसफर मींस कौन सा एसेट बेचा है, अदर कंडीशंस, ये कंडीशंस लगनी चाहिए, और क्वालिफाइंग एसेट मींस कौन सा एसेट खरीदना है, कौन सा एसेट खरीदना है कि उसके बदले एग्जेम्पशन मिले। टाइम लिमिट मींस कितनी देर में खरीदना है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। अब 54 सेक्शन पहले देखते हैं। एलिजिबल असेसी कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। एसेट कौन सा ट्रांसफर होना चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस लिखा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी। और कंडीशन में लिखा है इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से सिर्फ लैंड की इनकम तो जाती नहीं थी, उसमें तो ऊपर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये घर होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट नहीं हो सकता, लैंड के ऊपर घर भी बना होना चाहिए। और क्वालिफाइंग एसेट मीन जौन सा एसेट खरीदना है वो कौन सा एसेट खरीदना है? घर ही खरीदना है। पर कितने घर? जनरली तो एक ही घर, पर दो घर खरीद सकते हो प्रोवाइडेड आपका कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम होए। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है, यहाँ लिख लेना टू रेजिडेंशियल के साथ, टू रेजिडेंशियल हाउस ऑप्शन कैन बी अवेल्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ये पेज नंबर इसका इसके साथ लिख लेना, टू रेजिडेंशियल हाउस के साथ इसका पेज नंबर है पेज 3.424। इसका एग्जाम्पल भी कुछ सॉल्व करना है आप कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑन पेज 3.425 सेक्शन 54 का 3.425 यहाँ लिख लेना। सी एग्जाम्पल ऑन पेज 3.425। अब नया एसेट एक घर या दो घर कितनी देर में खरीदने हैं? एक साल पहले खरीद लिया है या 2 साल के बाद। पर अगर कंस्ट्रक्ट करे और कंस्ट्रक्ट में ज्यादा टाइम लग जाते तो 3 साल भी खरीद सकते हो। ठीक है, क्लियर है। और कितने की एग्जेम्पशन मिलेगी? जितने का कैपिटल गेन है या जितने का न्यू एसेट खरीदना है। जितने का कैपिटल गेन या जितने का न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, प्रोवाइडेड न्यू एसेट 10 करोड़ से अगर ज्यादा का खरीदता है तो 10 करोड़ पे लिमिट हो जाएगी। मैक्सिमम एग्जेम्पशन इज 10 करोड़ इन दिस केस। क्लियर। और ये किसके लिए मिलता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मिलता है। लेकिन 54B क्या है? एक तो इंडिविजुअल एचयूएफ को, और किस लिए मिलता है? अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करनी हो। अच्छा, रूरल पे क्यों नहीं मिलता? सर रूरल पे तो कैपिटल गेन ही नहीं लग रहा। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरी एक्वायर करी हो तो क्या होता था? अगर कंपल्सरी एक्वायर हुआ है तो वो गेन एग्जेम्प्ट हो जाता था अंडर सेक्शन 1037 क्लॉज 37 इसके ऊपर वाले पेज पर ही दिया हुआ है। प्रोवाइडेड कि अगर उसमें जिस दिन ट्रांसफर कर रहा है उससे 2 साल पहले खेती खुद करी हो या मेरे पेरेंट्स ने करी हो या एचजीएफ ने करी हो, और कंपनसेशन भी एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई मुझे मिला है। और कौन सी इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम थी? जो रिवर्स मॉर्टगेज में मुझे रेगुलर पेमेंट मिल रही थी या लमसम मिल रही थी वो भी एग्जेम्प्ट है, वो सेक्शन 10 क्लॉज 43 में एग्जेम्प्ट है। तो अब आ जाओ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर मैं बेचता हूँ वो भी 2 साल पहले ट्रांसफर से पहले उस पर खेती खुद करी होनी चाहिए या पेरेंट्स ने या एचजीएफ ने। उसके बदले क्या ले रहा हूँ? एग्रीकल्चर लैंड, चाहे अर्बन ले लूँ चाहे रूरल ले लूँ। कितनी देर तक लेना है एग्रीकल्चर लैंड? 2 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एग्जेम्पशन कितनी है? जितने का कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। इसमें कोई 10 करोड़ की लिमिट नहीं है। सेक्शन 54D पे आ जाए। कहते इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड और बिल्डिंग बेचते हो और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे भी 2 साल काम करा होना चाहिए। तो और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरी एक्विजिशन से एक्वायर होनी चाहिए, तो उसका जो कैपिटल गेन है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कब होएगा? अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग या राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो। और कब खरीदते हो? 3 साल के अंदर अंदर। या तो नया बिजनेस खरीद लो या उसी बिजनेस को एक्सटेंशन कर दो। और कितनी की एग्जेम्पशन मिलेगी? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। क्या इस पे भी वो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म होना चाहिए? नहीं लिखा हुआ, तो ये भी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। 54EC मीन किसी भी एसएससी को, और यहाँ भी कोई भी एसएससी था 54D में भी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या खरीदने हैं? बॉन्ड्स ऑफ NHAI या RECL दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, CG सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने? 50 लाख के मैक्सिमम खरीद सकते हो, मैक्सिमम 50 लाख के खरीद सकते हो। 6 महीने के अंदर अंदर खरीदने हैं लेकिन आपको। ठीक है जी। और फिर आ जाओ 54F। 54F में इंडिविजुअल एचजीएफ को ही मिलेगी।
किससे मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, क्योंकि उसके लिए कौन सा सेक्शन है? 54। इसमें कंडीशन क्या थी? जिस दिन ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिस दिन ट्रांसफर कर रहा हूँ उस दिन सिर्फ एक ही घर होना चाहिए, एक घर से ज्यादा है तो भी ये सेक्शन नहीं मिलेगा। और ही शुड नॉट ओन और परचेज विद इन 2 ईयर्स, जिस दिन ट्रांसफर कर दिया उसके 2 साल तक या परचेज नहीं करना चाहिए कोई और घर भी, या 3 साल में कोई और घर भी कंस्ट्रक्ट। ये कंडीशन याद रखना है इसके लिए। ठीक है जी, क्या खरीद सकते हैं? सिर्फ एक ही घर, इधर 2 घर भी नहीं खरीद सकता, कोई 2 करोड़ वाली कंडीशन नहीं है। कब तक? लिमिट तो सेम है, 1 साल पहले, 2 साल के बाद खरीद ले, या 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट कर ले। पर बाकी 4 सेक्शनों में एग्जम्पशन किसमें से मिलती थी? कैपिटल गेन में से। ये कहता है एग्जम्पशन तो कैपिटल गेन में से ही मिलेगी, पर कैलकुलेट कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल कंसीडरेशन प्रोपोर्शनेट करेंगे। इसका फॉर्मूला भी हमने करा था, अगर आपको इसका लिखना है यहाँ पे लिख लेना, इस पॉइंट के साथ, यहाँ पे इस पॉइंट के साथ, सी फॉर्मूला ऑन पेज 3.432 प्लस एग्जाम्पल ऑन पेज 3.433। फॉर्मूला ऑन पेज 3.432 प्लस एग्जाम्पल ऑन पेज 3.433, इसके साथ लिख लेना, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये एग्जामिशन को हम चार्ट से ही पढ़ेंगे। अब कौन से वाले में? ये वाला, ये वाला कह रहे हो ना? अच्छा, ये कहता है, सुन लो बच्चे सारे ध्यान से सुन लो, ये कह रहा है कब मिलेगा? सपोज मैंने कमर्शियल बिल्डिंग बेच दी, कमर्शियल बिल्डिंग बेच के मैं एक घर खरीद रहा हूँ, तो कह रहा है एग्जेम्पशन कब मिलेगी? एक घर तो खरीद रहे हो उसकी तो मिलेगी एक मिनट, जो एक घर खरीद रहा हूँ उसकी तो मिलेगी, प्रोवाइडेड मेरे पास एक से ज्यादा और घर नहीं होना चाहिए। सपोज मैं पंजाब से चंडीगढ़ आ रहा हूँ, पंजाब में तो मेरा घर बड़ा है, वो कहते हैं एक घर तो सबका ही एंसेस्टर या कुछ होता ही है। चंडीगढ़ में आ रहा हूँ, चंडीगढ़ में कोई घर नहीं, मैंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची, उसके बदले क्या खरीद लिया? एसेट खरीद लिया। वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के एसेट खरीदा, तो एक घर तो था वो तो चलेगा, एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहले तो ये बोल रहे हैं। कह रहा खरीद लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। कई जने क्या करते हैं, चल एक तो खरीद लिया, 4 महीने बाद एक और घर खरीद लो, कहते नहीं 2 साल तक कोई और घर ना खरीदना, या 3 साल तक कंस्ट्रक्ट ना करना। पर अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा? कर तो सकता है ना, अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट कर लिया था उसको क्या मान लेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कब मान लेंगे? जिस साल नया घर खरीद रहे हो। तो यहाँ पे इस पॉइंट को, ये ही शुड नॉट परचेज, इसको सर्कल करो पूरा और उसके साथ लिखो, ये यहां से ही शुड नॉट परचेज, ही शुड नॉट परचेज वाले से लेके ये नीचे तक सर्कल कर लो, और इसके साथ यहाँ करके, या यहाँ जगह है तो लेफ्ट में ये बॉक्स में लिख लो, फिर भी जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। इफ दिस पूरे ऊपर से शुरू करना है यहाँ से। इफ दिस कंडीशन इज वायलेटेड, देन कैपिटल गेन exempted earlier shall be deemed to be taxable as long term capital gain in the previous year in which such residential house is purchased or constructed. If this condition is violated, then capital gain exempted earlier shall be deemed to be taxable as long term capital gain in the previous year in which such residential house is purchased, in which such residential house is purchased or constructed. इसका पेज नंबर भी लिखना है, ये लिख सकते हो फॉर रेफरेंस, पेज नंबर 3.434। If this condition is violated, then capital gain exempted earlier shall be deemed to be taxable as long-term capital gain in the previous year in which such residential house is purchased or constructed. रेफरेंस के लिए पेज नंबर लिखना है, पेज 3.434। ये 2 रेजिडेंशियल हाउस के साथ यहाँ पे लिख लिया था, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल वंस इन अ लाइफ टाइम। चलो अब मेरे को ये बताओ, ये इन्वेस्टमेंट लिखा है कब तक करनी है? 2 साल में, 1 साल में, या 3 साल में? पर इस साल की, लाइक अगर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 की रिटर्न तो भरनी होगी 31 जुलाई में, तब तक अगर मैंने एसेट ही नहीं खरीदा तो क्या करना होगा? स्पेशल अकाउंट में ये पैसा जमा कराना होगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम।
तो इस पॉइंट के साथ, ये 5th पॉइंट के साथ लिख लेना, इफ इन्वेस्टमेंट नॉट मेड बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये मैं बोल रहा हूं, चाहे आप रिकॉर्डेड में करके लिख लेना पॉज करके, इफ इन्वेस्टमेंट नॉट मेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, then capital gain has to be deposited under capital gain account scheme, that is CGAS. इसके लिए आप रेफर कर सकते हो और जरूर देखना भी उसको, डू रेफर पॉइंट 6 ऑन पेज 3.434, पॉइंट 6 ऑन पेज 3.434। अगर आप पेज नंबर 3.434 खोलोगे ना तो उधर आपको ये सारे जो कैपिटल गेन वाले हैं वो दिख जाएंगे, 3.434। उधर एक चीज देखना, अगर आपने ये कैपिटल गेन वाला जो पैसा है वो भी टाइम से यूज नहीं करा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में तो डाल दिया पैसा पर 2 साल के अंदर अंदर फिर भी नहीं खरीदा, तो जिस दिन टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगा उस दिन फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। पर अब मुझे ये बताओ, जो किसी की डेथ होगी, किसी बंदे ने कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करा था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, पर पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर पाया प्रॉपर्टी में, मीनवाइल उसकी डेथ होगी, पैसा किसको मिलेगा? लीगल हेयर को। तो उस केस में कहते हैं लीगल हेयर को टैक्सेबल नहीं होगा, ये स्पेशल प्रोविजन। ये पेज उसी पॉइंट में आप देख सकते हो, पेज 3.435 में लिखा होगा, उधर आप पढ़ लेना। क्लियर है? अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन मैं आपको बता चुका हूँ किस 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 में कितनी कितनी मिलेगी। ये किसी को अगर डाउट है तो मुझे बताओ, ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत, बच्चे शोर ना मचाओ, रिवीजन चल रही है, रिवीजन को ध्यान से सुन लो। क्लियर हो पा रहा है? अब यहाँ मैंने आपको बताया था लास्ट में न्यू पॉइंट ऐड करना, एक तो यहाँ पे लाइन मार लो क्योंकि ये 3 पॉइंट के साथ एक ही है, यहाँ पे लाइन क्रॉस कर लो और इसके साथ लाइन क्रॉस कर लो। अगर जो ये नए एसेट खरीदते हैं जिसकी एग्जेम्पशन मिल रही है आपको, ये नया एसेट जो मिला, चाहे घर खरीदा, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, बिजनेस अंडरटेकिंग, ये अगर आप 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देते हो तो क्या होएगा? जब वो एसेट बेच रहे हो उसकी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो ये मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, पॉज करके या स्लो करके बच्चों आपने रिकॉर्डिंग में लिखनी होगी, लिख लेना। नोट, नोट किसके साथ है? ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इकट्ठा नोट है, बस एक लाइन यहाँ पे नीचे खींच लेना। नोट है, न्यू एसेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर द डेट ऑफ इट एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। इफ ट्रांसफर्ड बिफोर 3 years, then cost of acquisition of new asset will be reduced by capital gain exempted earlier for computing capital gain। इसका एग्जाम्पल भी अगर देखना हुआ लिख सकते हो, रेफर एग्जाम्पल, ये आप किसी ने नहीं लिखा होगा, लिख लेना ही, रेफर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन ही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑन पेज 3.426। एक तो इलस्ट्रेशन दी होगी वो नहीं देखना, नॉर्मल सिर्फ एग्जाम्पल ऑन पेज 3.426। और अब ये इस वाले के साथ लिखवा रहा हूं 54 EC के अंडर, यहां लाइन ड्रॉ कर लेना, सिर्फ इसके अंडर लिखना। इन केस ऑफ ट्रांसफर और कन्वर्जन ऑफ सच बॉन्ड्स, अगर ये बॉन्ड्स भी मैं 5 साल के अंदर अंदर बेच देता हूं क्योंकि इनका 5 साल का लॉक इन है, या इन बॉन्ड्स पे लोन ले लेता हूं, तो जिस साल ऐसा कर लिया उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर और कन्वर्जन ऑफ सच बॉन्ड्स और अवेलिंग लोन or advance on security of such bonds before the expiry of 5 years, the capital gain exempted earlier shall be taxed as long-term capital gain in the year of violation of condition। ठीक है जी? और लास्ट के साथ, इसके साथ लास्ट के साथ क्या आएगा? लाइन के बाद यहाँ लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिखना है, न्यू एसेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड before 3 years from the date of its purchase। If transferred, then capital gain exempted earlier under section 54F would be taxable as long-term capital gain। क्लियर है? ये आपने यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, नीचे एक लास्ट लाइन, ये 3 साल या 2 साल में कब तक इन्वेस्ट करना होता है? जो ये टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब जब एसेट कंपल्सरी एक्वायर होता है तो डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सी होती है? जिस दिन एसेट कंपल्सरी एक्वायर हो गया, पर पैसा ही वो 1.5 साल बाद मिलता है। वो कहता है ये तो गलत बात है, मुझे तो टाइम नहीं मिला, तो उसके केस में एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट हो जाएगी। कब से? जब से पैसा मिला तब से टाइम लिमिट देखेंगे। तो यहाँ लास्ट में एक पॉइंट लिख लो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट और डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। वो कौन सा है? C.7
ऑन पेज 3.435। नहीं लास्ट वाले के साथ नहीं बोला, लास्ट तो खत्म हो गया। यहाँ लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट लिखवाया कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में जो एक्वायर हो जाता है, ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट। क्लियर है? ये हो गया। ये कौन सा सेक्शन करा हमने? 54। 54 के बाद कौन सा सेक्शन करा हमने? 55 करा है? याद कर लो अगर करा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके तो यहाँ आ जाओ, ये रहा आपका सेक्शन नंबर 55, पेज नंबर 3.459 पे। 3.459 पे जो ये 55 सेक्शन है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है गुडविल के केस में मेरी कॉस्ट क्या आएगी? सेल्फ जनरेटेड के केस में निल, परचेज करी हुई है तो परचेज प्राइस। लेकिन अगर उस पर डेप्रीसिएशन लगाई है तो 19-20 तक तो डेप्रीसिएशन माइनस कर देना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर लेना, 19-20 के बाद माइनस ना करना। और अगर प्रीवियस ओनर ने खरीदी थी और मुझे मिल गई तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट सेम, प्रीवियस ओनर के ऊपर डेप्रीसिएशन अगर लगी है तो 19-20 तक तो माइनस कर देना, 19-20 के बाद माइनस ना करना। और जनरली अदर कैपिटल एसेट में क्या होता है, अगर 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी, यही करा हमने। ठीक है, और प्रीवियस ओनर के केस में भी सेम करा है। लेकिन 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 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट वर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, उसमें क्या था, 31/1/2018 तक तो टैक्स ही नहीं लगता था। तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लूंगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और ओरिजिनल कॉस्ट विचएवर इज हायर। क्या ये सबको क्लियर है कि नहीं है? डाउट है तो बताओ मुझे। पर इसमें फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की कौन सी होती थी? आपको लिखवाया था हाईएस्ट, लोएस्ट की एवरेज? उस दिन की हाईएस्ट होती थी। यहाँ लिख लो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट के आगे रेफर चार्ट ऑन पेज 3.400, ऑन पेज 3.400 उधर आपको पता लग जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू लेनी है मुझे। ठीक है, इसके एग्जांपल भी हमने करे थे और ये मैंने आपको हैंड रिटन चार्ट्स में भी बना के दिया, ये आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सेम बोनस शेयर्स और राइट शेयर। बोनस शेयर्स अगर तो 1/4/2001 के बाद खरीदे हैं तो नील, 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर 31 जनवरी 2018 के बाद बेच रहा हूं तो वही सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएंगे। बोलो क्या क्लियर है? और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कब लेता था? 1/4/2001 से पहले की तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा इग्नोर ही करता था, 1/4/2001 के बाद की ही इंप्रूवमेंट लिखता था। क्लियर है? और क्या इग्नोर कर देता था? गुडविल अगर इंप्रूवमेंट करी है, चाहे खुद इंप्रूवमेंट करी है, चाहे परचेज वर्क करी गुडविल की भी, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल हुई। और सेक्शन 55A क्या कहता था कि मैं वैल्यूएशन ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर रेफर कर सकता है ये फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के। क्लियर है? कि फेयर मार्केट वैल्यू जो निकालनी होती है उसके केस में इसका सेक्शन था 55A, वो आप रेफर कर सकते हो पेज 3.435 पे। ये आपका जो रिवीजन वीडियो है बच्चे खत्म होगी। इसके सेक्शन नंबर, एक बारी पेज नंबर की वो कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूला करने हैं और समरी चार्ट भी इसका कैसे पढ़ना है, उसकी वीडियो में रिकॉर्ड करके अलग से डाल कि समरी चार्ट से कैसे पढ़ना है। एक बारी सेक्शंस की सीक्वेंस तो समझ आ गई ना। 45 से शुरू करा था, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 थे नहीं, 54, 55 खत्म। सेक्शन क्लियर है यार? सोच पा रहे हो हमने करा ही क्या पूरा? क्योंकि ये लंबा टॉपिक था कि ये सेक्शन करे थे। क्वेश्चन जो बच गए हैं इसके, हमने लास्ट में 5, 6, 7 तो कर लिए थे, और जो वो बच गए हैं वो आपने होमवर्क करना है, उसकी वीडियो में अलग से डाल। क्लियर है? तो ये बच्चे मैं अब क्लास ओवर